यस बच्चों। बच्चों हम यहाँ पर सेक्शन डिस्कस कर रहे थे, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में हम लोग टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे थे? टॉपिक ये था हमारा कि वैसे तो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जीएसटी पे करने की, लेकिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में जो रिसिपिएंट होता है, जो सर्विसेज को या गुड्स को रिसीव कर रहा है बच्चों, वो लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए। तो हम यहाँ केसेस डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के, जिसमें जो रेसिपिएंट है वो लायबल है जीएसटी पे करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, एक तरफ तो सप्लायर दिखाया हुआ है कि सप्लायर कौन है, दूसरी तरफ दिखाया हुआ है रेसिपिएंट कौन है। और टैक्स पे करने की लायबिलिटी यहाँ पर किसकी है बच्चों? क्योंकि हम लोग जो भी रेसिपिएंट। बिल्कुल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 की बात कर रहे हैं बच्चों। ये जो केस है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस है, और जो टैक्स पे करने की लायबिलिटी है वो रेसिपिएंट रेसिपिएंट की। रेसिपिएंट ऑफ सर्विस की है। मतलब जो सर्विस को रिसीव कर रहा है भाई, वही टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ सो दैट आप लोग माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर सको कि भाई क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी जीटीए की, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की। और मैंने इसमें की पॉइंट्स को हाईलाइट किया था कि भाई फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको याद होगा ये लोग रिसीव कर रहे हैं सर्विस एंड दे आर लायबल टू पे जीएस। सर यहाँ पर रेट भी दिया हुआ है, क्या रेट दिया हुआ है? हु हैज नॉट पेड सिक्स सीजीएसटी? परसेंट 6%। बच्चों ध्यान देना, ये 6% सीजीएसटी होता है और 6% आपका एसजीएसटी होता है। टोटल आपका 12% हो जाता है। कितना हो जाता है? 12%। 12%। बच्चों अभी जीटीए के बारे में ना कुछ चीजें और भी बताऊंगा, कहीं पर इसका रेट ना 5% भी है। अब 5% कहाँ लगेगा और 12% कहाँ लगेगा, वो केसेस अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना, कि 5% कहाँ लगेगा और 12% कहाँ लगेगा, अभी डिस्कस करेंगे। एक मिनट रुकना जरा। तो ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ कैटेगरीज देखी थी जो रिसिपिएंट है और लायबल है। फैक्ट्री देखा, सोसाइटी देखा, और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी देखा हमने। फिर एनी पर्सन रजिस्टर्ड, भाई रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बोल सकते हो शॉर्ट में, क्योंकि जीएसटी में तो सीजीएसटी भी आ जाएगा, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, इसमें से किसी में भी रजिस्टर्ड है कोई पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन अगर रिसिपिएंट है तो वो लायबल होगा आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जेटीए, सर्विस रिसिपिएंट, रजिस्टर्ड पर्सन। डन। इसके बाद हमने देखा था बॉडी कॉर्पोरेट, फिर बॉडी कॉर्पोरेट के बाद पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। भाई ये सब जो हैं दे आर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज रह गई थी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वो भी याद रखें। एओपी, बीओआई, ये भी अगर रिसिपिएंट हैं दे आर ऑल्सो लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास। भाई फिर मैंने कहा था एग्जाम्प्ट है, 3 कैटेगरीज एग्जाम्पशन वाली बता दी थी। ठीक है ना, उस केस में आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, दे आर एग्जाम्प्ट। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज? अगर आप डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीजी, एसजी, सीजी, यूटी, यूटी। ठीक है, इनको अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लोकल अथॉरिटी को, या गवर्नमेंट एजेंसीज जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड हुई हैं अंडर सेक्शन 51, टीडीएस टीसीएस डिडक्ट करने के लिए, तो भाई इन पर आरसीएम का वो वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, दे आर एग्जाम्प्ट, इन पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इनको आरसीएम के अंडर पे नहीं करना, पेमेंट नहीं करनी। बच्चों डिटेल में पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, इसके आज डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। आज का टॉपिक उठाएंगे अभी हम लोग। लीगल सर्विसेज का भी मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। अच्छा, एक इंडिविजुअल जो कि एडवोकेट है या फिर फर्म है एडवोकेट्स की, अच्छा ये बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को अगर टैक्सेबल टेरिटरी में टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पर ध्यान देना कि बिजनेस एंटिटी जो रिसिपिएंट है दैट इज लायबल टू पे जीएसटी। तो ये इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट्स की लायबिलिटी नहीं होगी जीएसटी पे करने की, बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी होगी, क्योंकि वो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है, उनकी लायबिलिटी। अच्छा, यही अगर एडवोकेसी या लीगल सर्विसेज पर्सनल नेचर की होती तो सर्विस प्रोवाइडर इंडिविजुअल एडवोकेट है या फर्म ऑफ एडवोकेट, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स। अच्छा, रिसीव कौन कर रहा है सर्विस? बिजनेस एंटिटी। भाई अगर बिजनेस एंटिटी रिसीव कर रही है तो आरसीएम एप्लीकेबल है, लेकिन अगर कोई पर्सनली रिसीव कर रहा है तो भाई आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मिस्टर एक्स हैं, उनका कोई फैमिली डिस्प्यूट है,
वो किसी एडवोकेट से लीगल एडवाइस लेते हैं, लीगल सर्विस लेते हैं, भाई क्या जीएसटी लगेगा, क्या आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर किसी एडवोकेट से मिस्टर एक्स लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हैं फैमिली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, तो क्या भाई आरसीएम का केस अप्लाई होगा, यस और नो। करेक्ट आंसर इज नो, बिकॉज भाई आरसीएम तब एप्लीकेबल होगा जब बिजनेस एंटिटी सर्विस रिसिपिएंट है। कौन रिसीव कर रहा है, कोई बिजनेस सर्विस को रिसीव कर रहा है, लीगल सर्विस। अगर पर्सनल नेचर में आ गया तो एग्जाम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं है, आरसीएम में कवर्ड नहीं है। थोड़ा सा आगे देख बच्चों, इसने रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया। बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ ट्राइब्यूनल, मतलब केस वगैरह लड़ रहे हैं, केस वगैरह लड़ने की कोई सर्विस दे रहे हैं, बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी आरसीएम का केस अप्लाई होगा रिवर्स चार्ज में। तो टैक्स कौन पे करेगा यहाँ पर, बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगी, जीएसटी पे करेगी, बिजनेस एंटिटी जीएसटी पे करेगी। देखो इधर बच्चों, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, क्या प्रोवाइड कर रही है, ये सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एक सर्विस प्रोवाइडर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो अराइज होता है कि भाई क्या ये आईटीसी क्लेम कर रही है, तो क्लेमिंग आईटीसी, दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो यस या फिर नो। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, भाई या तो वो आईटीसी क्लेम कर रही है या फिर क्लेम नहीं कर रही। नहीं कर रही है। अच्छा, यहाँ पर अगर ये आईटीसी क्लेम कर रही है तो भाई यहाँ पर आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा, नो आरसीएम। एंड जीएसटी का रेट क्या होगा, 6%। बच्चों मैं कलेक्टिव बता रहा हूँ, 12। 12%। अच्छा 12% का मतलब क्या हुआ, वो इम्प्लाइड हो गया सीजीएसटी है ना, प्लस प्लस एसजीएसटी। एसजीएसटी, इन दोनों को मिलाकर। कैसे ध्यान रखना है हम लोगों ने, भाई अगर आईटीसी क्लेम कर रहा है, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर आईटीसी क्लेम कर रही है, तो भाई आरसीएम का केस अप्लाई नहीं होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होगा, और यहाँ पर ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा। आरसीएम नहीं है तो कौन सा है फिर ये, भाई टैक्स पे, फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। एफसी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हमारी जो जीटीए है वो लायबल हो, ठीक है ना, जीटीए टैक्स पे करेगी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टैक्स पे करेगी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। जीटीए सर इज लायबल टू पे जीएसटी, ये कहाँ गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराने की बात है। अब नो वाली सिचुएशन में फिर हमें चेक करना होता है क्या वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है, क्या चेक करेंगे, क्या वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है? ठीक है, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है। अब इसमें भी दो सिचुएशंस क्रिएट होंगी, कौन कौन सी, या तो यस या फिर नो, ठीक है, या तो यस होगा या फिर नो होगा। नो होगा। इन दोनों सिचुएशंस को भी समझ लेते हैं। अच्छा, जहां पर ये स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है तो आरसीएम अप्लाई हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। आरसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, एप्लीकेबल। एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर भी आंसर नो आ गया तो क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में फिर कौन लायबल टू पे जीएसटी होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, रेट कितना आएगा यहाँ पर, रेट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा। हाँ जी भाई, आरसीएम के केस में 5% है, बस ये ध्यान रख। इसके केस में, आरसीएम के केस में सिर्फ आरसीएम के केस में 5% है, टोटल 5% है, दोनों को मिला के तो 2.5% इंडिविजुअली हो। बच्चों इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूँ। वैसे इस बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है बट वो इस तरीके से नहीं दिया, थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये एफसी, ये स्पेसिफाइड रिसिपिएंट कौन कौन है ना। तो पहला फैक्ट्री था, दूसरा क्या था, सोसाइटी, तीसरा क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी था, और क्या था, लोकल अथॉरिटी। रजिस्टर्ड पर्सन है ना, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, और क्या था, हाँ जी बच्चों एक दो केसेस और थे, एक तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन था है ना, बॉडी कॉर्पोरेट, तो एटसेट्रा एक आध और हो सकते हैं बच्चों। ये सब क्या थे, हाँ बिल्कुल एओपी बीओआई भी। बच्चों ये क्या थे, स्पेसिफाइड, अगर स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट इसी के ऊपर बना देता हूँ। बच्चों एक तरफ कंपनी है और दूसरी तरफ एक डायरेक्टर है, तो बच्चों सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, सर डायरेक्टर प्रोवाइड करेगा, ये सर्विस प्रोवाइडर है और ये सर्विस रिसिपिएंट। सर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होते, मतलब कंपनी एम्प्लॉयर है और डायरेक्टर एम्प्लॉय है, और जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है तो भाई जीएसटी तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। हमने शेड्यूल 3 में क्या पढ़ा था, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ना वो नहीं होगा। ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सैलरी ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, दोनों ही चीजों में कवर्ड नहीं होगा, ये हम नहीं होगा।
बिल्कुल बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्चुअली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, या ऐसे पार्ट टाइम डायरेक्टर की जो एम्प्लॉय नहीं है। बात समझ रहे हो? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या ऐसे पार्ट टाइम डायरेक्टर की जो एम्प्लॉय नहीं है। नहीं है, नॉट एन एम्प्लॉय। तो भाई डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइडर है और सर ये कंपनी सर्विस, हाँ जी बोलो, ये सर्विस प्रोवाइडर हो गया। डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, एडवाइस दे रहा है, जो भी दे रहा है, डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइडर है ना कंपनी को। और कंपनी क्या है? सर्विस रिसिपिएंट है, कंपनी सर्विसेज को रिसीव कर रही है, ठीक है। डायरेक्टर कंसल्टेंसी दे रहा है, जो भी दे रहा है, ठीक है, एडवाइस दे रहा है। डायरेक्टर यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर है और कंपनी क्या है? सर्विस रिसिपिएंट है, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन अगर आपसे पूछा जाए क्या ये आरसीएम में कवर्ड है, आंसर इज यस, ठीक है। तो कंपनी सर्विस रिसिपिएंट है तो भाई आरसीएम एप्लीकेबल, ठीक है, आरसीएम यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। आरसीएम के लिए मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ? यस एप्लीकेबल है, आरसीएम एप्लीकेबल। देन हु इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन द सर्विसेज? कंपनी। बिल्कुल, कंपनी ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर। डायरेक्टर यस ध्रुव, क्या डायरेक्टर? पर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, कोई और नहीं भाई पार्ट टाइम डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव एक ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है ना। पार्ट टाइम डायरेक्टर को ही हम लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी इसे क्या पे करती है? नॉर्मली इसके बदले फीस देती है, सैलरी नहीं है ये क्या है? फीस है, ठीक है। फीस है। कंपनी डायरेक्टर को फीस पे करती है, ठीक है। अब इस फीस के ऊपर जो जीएसटी लगेगा, दैट जीएसटी विल बी पेड बाय द कंपनी। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? डन, आगे बढ़े। एक तो जीटीए वाली रीडिंग लगवा देता हूँ अभी जो हम लोगों ने किया 5% 12% है ना, एक ये और एक डायरेक्टर वाला केस, इधर ध्यान देना। देखो अभी 5% वाला जीटीए में केस किया था, और कौन सा केस किया था हमने? 12% वाला, है ना। क्या लिखा है उसमें? हमने एक चीज को फोकस किया था, अभी मैंने उसमें डायग्राम में ना एक पॉइंट को हाईलाइट करवाया था। कौन सा पॉइंट हाईलाइट करवाया था? आईटीसी, कि क्लेमिंग भाई, आईटी है ना, कि भाई आईटीसी क्लेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जहां, कर रहे थे। बिल्कुल, और आरसीएम में मैंने कहा था कि भाई आरसीएम तब अप्लाई होगा जब आईटीसी क्लेम नहीं कर रहे। डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे, आरसीएम का केस तब एप्लीकेबल होगा जब आप आईटीसी क्लेम नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं। और वहां पर आईटीसी जहां क्लेम नहीं कर रहे और आरसीएम एप्लीकेबल है, वहां रेट ऑफ जीएसटी कितना था? 5%। और जहां पर आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, अवेलिंग आईटीसी है, जहां आईटीसी क्लेम कर रहे हैं भाई, वहां पर रेट ऑफ जीएसटी मैंने 12% डायग्राम में आप लोगों को लिखवाया है, तो ध्यान देना इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट का ध्यान रखना। डायग्राम की हेल्प से देखते हैं बच्चों। पर्सन लायबल टू पे जीटीए टैक्स अंडर जीटीए सर्विस, भाई वेयर जीएसटी इज पेबल एट द रेट 5%। कहाँ पर? अच्छा, एक तो आईटीसी क्लेम कर रहा हो, क्लेम ना कर रहा हो, सॉरी, पहला तो आईटीसी क्लेम ना कर रहा हो, दूसरा स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हो, तो आरसीएम था। याद है क्या किया था मैंने? पहली बात तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा, ठीक है, और दूसरी बात स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, तो वो आरसीएम का केस होगा। और रेट ऑफ जीएसटी कितना रहेगा? 5% रहेगा, ठीक है। तो रेसिपिएंट, आरसीएम में तो भाई रेसिपिएंट लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए। बुक के डायग्राम मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, फ्रैंकली बता रहा हूँ, ठीक है, उतने अच्छे से क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तभी मैंने वो डायग्राम बनवाया। अच्छा यहाँ ध्यान देना, 12% कब लगेगा? 12% तब लगेगा जब भाई आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो, क्लेमिंग आईटीसी। क्लियर? इसमें लिखा नहीं हुआ बच्चों, कंफ्यूज मत होना, यहाँ ये डायग्राम में क्लियरली लिखा नहीं हुआ, लेकिन भाई क्लेमिंग जहां पर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो वहां 12% लगेगा। ये बात मैंने बताई थी कि भाई आईटीसी अगर क्लेम कर रहे हो तो किस में आओगे? 12% में आओगे। अब आईटीसी क्लेम कर रहे हो चाहे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट भी हैं, तब भी भाई वहां पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा। अगर आईटीसी क्लेम कर रहे हो ना, तो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट ही क्यों ना हो, कौन सा एप्लीकेबल होगा? फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। डन। आईटीसी क्लेम वाले में फर्क ही नहीं पड़ता कि स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है या नहीं है। हाँ, आईटीसी अगर क्लेम कर रहे हो तो 12% है, चाहे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हो चाहे ना हो, इसलिए मैंने सीधा आईटीसी क्लेम वाले में 12% लिखवाया है। और फॉरवर्ड चार्ज में कौन लायबल होता है भाई? जो सर्विस प्रोवाइडर है जीटी है, वही लायबल होगा, है ना। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जीटी। अच्छा एक बात और समझा देता हूँ, कई बार ना एक कंफ्यूजन और होती है बच्चों को, भाई एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जीटी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है, जीटी है। अच्छा यहाँ पर जो है ये कंसाइनर है, जो गुड्स को भेज रहा है वो कौन है? कंसाइनर। और जिसको गुड्स भेजे जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, मान लो ये मिस्टर एक्स और ये मिस्टर वाई। अच्छा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है, दिस इज एक्स वाई जेड लिमिटेड। बच्चों अब मान लो ये आरसीएम का केस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस। सर आरसीएम में तो
जो रिसिपिएंट होता है सर्विस का वो जीएसटी पे करते हैं। बच्चों अब आपके हिसाब से आरसीएम के केस में भाई कौन लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए? यहाँ पर तो रिसिपिएंट तो दो हो सकते हैं, या तो कंसाइनर हो सकता है तो कंसाइनी हो सकता है। कौन पे करेगा इस तरह की सिचुएशन अगर एग्जाम में आ जाए? भाई जीटीए का काम क्या है? कंसाइनर ने गुड्स पकड़ाए। ट्रांसपोर्ट एजेंसी का काम क्या होता है कि भाई कंसाइनर से गुड्स लिए और कंसाइनी को पहुंचा दिए। बच्चों यहाँ पर ये ध्यान रखना कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की जो पैसे हैं वो कौन पे कर रहा है, समझ गए? रिसिपिएंट ऑफ सर्विस उसे माना जाएगा who will pay the transportation charges। भाई अगर कंसाइनर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर रहा है तो वो जीएसटी पे करेगा, अगर कंसाइनी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर रहा है तो कंसाइनी रिसिपिएंट है और कंसाइनी जीएसटी पे करेगा। कि भाई सर्विसेज दे कौन रहा है, कंसाइनर सर्विसेज दे रहा है या कंसाइनी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है? पेमेंट कौन कर रहा है, पेमेंट किसकी तरफ से आ रही है? देखो यहाँ लिखा भी है रिसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस कौन माना जाएगा? इज द पर्सन हु पेज इज लायबल टू पे फ्रेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। भाई जो किराया भाड़ा पे कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर रहा है, वो कंसाइनर भी हो सकता है, वो कंसाइनी भी हो सकता है, उसकी लायबिलिटी होगी जीएसटी पे करने की।